भारतीय सबमरीन ओमान पहुंच चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व ही मैंने आप लोगों को एक खबर कराई थी। खबर क्या थी? 25 फरवरी को मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें बताया था कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। कैसे? भारत ने अपनी एक सबमरीन ली और उसे साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया। यह पहली बार था कि इंडियन सबमरीन जो पानी के भीतर 300 मीटर की गहराई में चलती हैं, वो घूमते घुमाते दुश्मन की नजर से बचते बचाते साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया पहुंच गई। यह बात चीन को एकदम नागवारा गुजरी। उसे लगा कि यार ये तो हमारे साथ में गजब चैलेंज दे दिया। इंडिया ने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत करके भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाई है, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें डायमंड का नेकलेस पहनाने की तैयारी है। और उसी तैयारी में इंडिया ने अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया की खबर को पढ़े मात्र 5 ही दिन हुए हैं। इसी चैनल पर मैंने यह खबर कवर की थी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की कैसे सबमरीन वहां पर पहुंची है। इसकी बीच में एक और खबर आती है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन डॉक एट ओमान डेज आफ्टर सिमिलर डॉकिंग एट इंडोनेशिया। मतलब जैसे हमने थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में अपनी सबमरीन पहुंचाई थी, वैसे ही भारतीय सबमरीन अब ओमान में जाकर के डॉक कर गई है। अरे भाई साहब, ये तो गजब चैलेंज दे रहे हो। हमें तो लगता था ये एक थ्योरी है कि चीन भारत को घेरने के लिए नेकलेस बना रहा है तो भारत उसके आगे डायमंड पहनाएगा, लेकिन ये तो आपने सच्चाई में करके दिखा दिया। जी हां साथियों, भारतीय नेवी हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बार भारत की एक सबमरीन पड़ोसी मुल्क और सऊदी अरब सागर के अंदर तटवर्ती देश ओमान के अंदर दख्म पोर्ट पर पहुंच चुकी है। यह खबर प्रकाशित होती है। इंडियन नेवी कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला विजिटेड ओमान पोर्ट। और जब हम यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर सलालाह करके स्थान है, वहां पर हम पहुंचते हैं और पहुंचकर अपने आप को डॉक करते हैं। यह घटना हमारे जकार्ता पहुंचने के जस्ट बाद की घटना है। कौन से पोर्ट पर पहुंचते हैं? तो पोर्ट है सलालाह, ओमान के अंदर हम इस पोर्ट पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह अपने आप में गजब की न्यूज है। गजब न्यूज क्यों है यह मैं आपको दिखाऊंगा। हां जी, तो हमने यहां पे आपसे क्या कहा कि भारत की पहली सबमरीन जो है वो निकलकर इंडोनेशिया की तरह ओमान के अंदर सलालाह नामक पोर्ट पर पहुंच जाती है। यह खबर बाहर आती है और खबर निकलती है भारतीय पनडुब्बी INS वेला के बारे में, जो कि ओमान पहुंची होती है। और ओमान कहां है, मैप पर हम वो जानकारी आपको देंगे। कितनी खास है हमारे लिए यह खबर, यह भी हम बताएंगे। सूचना कहां से जारी हुई, यह जानकारी है वेस्टर्न नेवल कमांड की। वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी देते हुए कहा कि 28 फरवरी 2023 को हमारी INS वेला पोर्ट सलालाह, जो कि ओमान के अंदर है, वहां पर पहुंचती है और यहां पहुंच करके इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या सुरक्षा के लिए और कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य करती है। तस्वीरें साझा की जाती हैं। INS वेला पोर्ट सलालाह पर है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम यह जानकारी आपको देते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी दी, तो आपके मन में एक जिज्ञासा बनती है। आपके मन में जिज्ञासा बनती है कि सर और कौन से नेवल कमांड हैं हमारे पास में, जरा उनकी जानकारी दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय नेवी के पास में 2 वर्किंग ऑपरेशनल कमांड हैं। कौन कौन से कमांड हैं? 2 ऑपरेशनल कमांड। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एक और कमांड भी है जिसका नाम ट्रेनिंग कमांड है और जो कि हमारे लिए थर्ड कमांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसे सदर्न नेवल कमांड कहते हैं, जिसका मुख्यालय कोची में है। यानी हमारे नेवी के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो स्टाफ ट्रेनिंग है वो सामान्यतः सदर्न नेवल कमांड कोची पर आयोजित कराई जाती है। और जो पोस्टिंग होती है या सुरक्षा के लिए भारत अपने पूर्व और पश्चिम को, अगर हम भारत के मैप को देखें तो ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड को कवर करने के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्ट साइड को कवर करने के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड। और हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो नीचे की तरफ दक्षिण जो हमारी नेवल कमांड है उससे लेते हैं। 2 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड हमारे पास में है। ठीक है। भारतीय नेवी के जो मुख्य बेसेस हैं वो कहां कहां पर हैं? मुंबई, गोवा, कमर्स, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है। क्लियर? ये जानकारी मैंने अतिरिक्त आपको यहां पर दी है।
कौन सी सबमरीन पहुंची है? आंसर है आईएनएस वेला यहां पर पहुंची है। ठीक है साहब, अब जानकारी है कि ये ओमान है कहां जहां हम पहुंचे हैं, वो बताइए मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको भारत का मैप दिखाई पड़ रहा हो तो मैं आपको कुछ जानकारी दिखाना चाहूंगा, एक बार के लिए देखें आप। देखिए साहब, ये भारत का मैप रहा। भारत के मैप के साथ में मैं आपको कुछ और जानकारी यहां मैप के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। जरा पहचानिए और पहचान करके चीजों को समझने का कष्ट करिएगा। देखिए साहब, आपको यहां पर ये पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये ईरान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अफगानिस्तान आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको फिलहाल जो मतलब होना चाहिए वो अरेबियन सी से होना चाहिए। अगर आप इस मैप को ढंग से समझ रहे हैं तो आप सारी व्यवस्था को ढंग से समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, अरेबियन सी से हम इस तरफ चलना शुरू हुए। हमारे जस्ट सामने यानी कि पश्चिम का पहला तटवर्ती देश जिसका नाम है ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट, हमने यहां से लेकर यहां पर अपनी सबमरीन पहुंचाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे आहा गजब बात करते हो सर, यहां से लेकर यहां तक हम ना जाने जहाज जो है वो यहां से उठा के आर्कटिक से घुसा करके जिब्राल्टर स्ट्रेट से मेडिटेरेनियन ओशन से घुसाते घुसाते यहां ले आते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस कर दिया हमने यहां पहुंचा करके? अरे भाई कर दिया, कर ये दिया किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को उतार देना। ये आपके उस देश के प्रति जो संबंध है, उस देश के साथ आपके जो व्यवहार हैं, उसकी प्रगाढ़ता को दर्शाता है। यह मजाक नहीं होता। यदि आप किसी देश के साथ व्यवहार में अपना कहीं जाकर के एयर मतलब डिफेंस इक्विपमेंट, आप किसी भी तरह से सामान, जहाज तो पहुंचा दीजिए, जहाज पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़ाई में काम आए वैसी चीजें पहुंचा दें, यह आपके गहरे मित्रवत व्यवहार का परिणाम होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया और ओमान ऑलरेडी पोर्ट ऑफ दक्म, ये जो जगह आपको दिख रही है, इसको लेकर के एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मित्रता में है। मतलब यह बात है कि भारत ओमान पर ये जो पोर्ट ऑफ दक्म है, इस पर ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर कर चुका है। इस पोर्ट ऑफ दक्म पर भारत के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पर भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग अडानी यहां पर बहुत सा बड़ा पोर्ट बना रहे हैं और इस पोर्ट के माध्यम से सामान बेचने का काम किया जाएगा दुनिया भर के अंदर। लेकिन इसी के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर पोर्ट ऑफ सलालाह प्रेजेंट है, जहां पर हमने अपनी आईएनएस वेला को भेजा है। यह अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण खबर है कि किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी सबमरीन उतार देना, इस तरह से सुनने को अगर मिले कि 75 साल में पहली बार हो रहा है, तो आप जरा विश्वास करें कि यह खबर कितनी मायने रखती है। दुनिया के बहुत से देशों को आप सुनते हैं कि उसने अपना जहाज यहां पहुंचा दिया। हमने अक्सर चीन के बारे में सुना है, कभी वो हम्बन टोटा में कुछ टिका देता है, कभी ग्वादार पर टिका देता है। इंडिया ने अब उसी की फिलॉसफी से खेलना शुरू किया है। पहले इंडोनेशिया में हमारी पहुंचती है सबमरीन, अब हम ओमान में पहुंचाते हैं। हम वहां पहुंच रहे हैं दुनिया को यह दिखाते हुए कि देखिए हमारे सैन्य गठबंधन कितने मजबूत हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जगह क्यों मायने रखती है अब वो भी जान लीजिए। देखिए, असल मायने में यह वाली जो जगह ओमान है, यह नजदीक है किसके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? असल मायने में गल्फ कंट्रीज से जितना भी तेल निकलता है वो अरब सागर से होकर के जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करता है। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत का ओमान से मित्रवत व्यवहार हमारे लिए ओमान में हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत करता है। अब आप पूछेंगे, सर जो हमने यहां सबमरीन पहुंचाई है उसकी कोई विशेषता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, और वो विशेषता आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पता हो तो बेहतर है। बोले जैसे? हमने कहा देखिए, भारत में वर्ष 2005 के अंदर एक रणनीति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? नाम था उसका प्रोजेक्ट 75। इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने यह डिसीजन लिया कि भारत अगले 30 सालों के अंदर 25 नई सबमरीन बनाएगा। इन 25 नई सबमरीन को बनाने की जो प्रोजेक्ट था उसका नाम प्रोजेक्ट 75 दिया गया। इसी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर $3.75 बिलियन के अंदर शुरुआती 6 कलवरी क्लास की सबमरीन बनाने का निर्णय लिया। उन्हीं 6 सबमरीन्स में से एक आईएनएस वेला है, जिसे आप सुर्खियों में देख रहे हैं।
जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल जो 6 सबमरीन बनाने का निर्णय लिया था, उनमें से ही एक आईएनएस वेला है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक के लिए जानी जाती है। यानी जनरली जब यह ट्रेवल कर रही होती है तो डीजल चलाती है, काम में लेती है, लेकिन जब यह दुश्मन की सीमा में होती है तो बैटरी का उपयोग करती है, ताकि उसे पता ही ना चले कि वहां से कोई भी पनडुब्बी गुजर रही है। क्योंकि पनडुब्बी या सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह जल के नीचे, तल के अंदर चलती है। जब वहां चलती है तो दुश्मन को ना पता चले कि कोई डिफेंस का सामान निकल गया या कोई भी युद्धक उपकरण निकल गया, इसलिए इसके द्वारा आवाज ना किया जाना इसकी सबसे बड़ी महत्वता मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यह जो सबमरीन है यह भारत में कमीशन 2021 में ही हुई है, यानी 2019 में इसकी लॉन्चिंग थी, 2021 में ही हमारी नेवी को यह मिली है। आपको याद हो, प्रोजेक्ट 75 के तहत अब आईएनएस वगशीर ही मिलना बाकी हमारे पास पूरी पांचों की पांचों सबमरीन ऑलरेडी आ चुकी हैं। एकदम अपडेटेड हमारी आईएनएस वेला है। साथियों, आईएनएस वेला 25 नवंबर 2021 को ही भारतीय सेना के अंदर शामिल हुई है, भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन है। इसकी खासियत अगर आप जानेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर साथियों एक इसका विशेष नाम है, और वो नाम है इसका साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता जब ये ट्रेवल करती है। बोले ऐसा कैसे? बोले ये लंबे समय तक अपनी बैटरी का उपयोग करके चुपचाप ट्रेवल कर सकती है। यानी इसके अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी लगाई गई है वो इसे साइलेंट ट्रेवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है तो आवाज का पता नहीं चलता, एग्जैक्टली इसके केस में भी है। जब ये चलती है ना तो इसके बारे में किसी को ट्रेवलिंग के बारे में पता नहीं चलता। और भारत ने चूंकि इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में करवाया है, तो यह आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई हमारी सबमरीन है, और ये निकल निकल के दुनिया भर में चल रही है। ऐसी स्थिति में आप इसे देखें, इसमें एक टेक्नोलॉजी और लगी है, और वो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसकी जो बॉडी है उस पर लगाया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर अगर कोई रडार भी डाले तो रडार भी इसकी इमेज कैप्चर नहीं कर सकता। यानी ये रडार से कैप्चर नहीं होती है, रडार से इसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हालांकि पानी के अंदर रडार की जगह सोनार सिस्टम काम में लिया जाता है, जिसे आप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं, और इसलिए यह माना जाता है कि सबमरीन जितना कम आवाज करेंगी उतना ही दुश्मन से बचकर रहेंगी। क्योंकि सबमरीन पानी में डूबकर चल रही हैं तो आसपास कुछ दिखता नहीं है, अंदाजे से ही सारा ट्रेवल होता है, और उस अंदाजे के ट्रेवल में उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। इसमें 360 बैटरियां लगी हैं जिनका वजन 750 किलोग्राम है। उनकी वजह से यह 1200 किलोमीटर तक चल सकती है। आप सोचकर देखिए इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है कि यह 12,000 किलोमीटर अपने अंदर लगी बैटरी से ट्रेवल कर सकती है। यह सबमरीन पानी के अंदर 350 मीटर की गहराई तक उतर सकती है, यानी इतना ज्यादा प्रेशर ये अपने ऊपर होल्ड कर सकती है। और तो और ये समुद्र के अंदर 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से गति कर सकती है, नॉट्स की गति से गति कर सकती है। साथ में इसके अंदर एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे मैग्नेटाइज्ड प्रपल्शन मोटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि सबमरीन की जो मोटर आवाज करेगी वो आवाज बाहर नहीं जाएगी। इसी कारण से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। यानी आईएनएस वेला बहुत सारी खूबसूरतियों से युक्त है, और जब यह दुनिया भर के अंदर ट्रैवल कर रही है तो इसके कहने ही क्या। यानी कि एक प्रकार से दुश्मनों के लिए यह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित होती है। ठीक है सर, केवल चलती ही चलती है या कुछ मारने के गोले बारूद भी रखती है? बिल्कुल रखती है। जिस प्रकार से आप टैंक पर मिसाइल लगाते हैं, ऐसी ही मिसाइलें जब सबमरीन पर लगाई जाती हैं तो उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। टॉर्पीडो सबमरीन के अंदर पाइप्स के अंदर लगाई गई मिसाइलें होती हैं। खासियत क्या है? समुद्र का पानी है, पानी के अंदर जैसे ही कोई जलती हुई चीज फेंकोगे तो वो जल जाएंगी, वो बुझ जाएंगी, और अगर बुझ गई तो फिर उसका यूज नहीं है। तो आप विचार करिए कि इसके अंदर जो सिस्टम रखाया गया है वो ऐसा है कि मतलब जो भी सबमरीन होती है उसमें यह सिस्टम होता है कि टॉर्पीडो ही एक ऐसा यंत्र होता है जो पानी के भीतर भी इग्निशन लेकर के आग के रूप में जाकर गोले के रूप में फट सकता है। इसमें 6 टॉर्पीडो
ट्यूब लगाई गई हैं जो अपने साथ 18 टॉर्पीडो यानी गोले ले जा सकती हैं। इतना ही नहीं, यह अपने साथ साथ जब चलती है, अब मान लो दुश्मन है जो इसका पीछा करते हुए दूसरी सबमरीन से आ रहा है, तो यह अपने से निकाल करके समुद्र में माइंस भी बिछाती हुई निकल सकती है। यानी अब एक बार में यह 30 समुद्री माइंस समुद्र में बिछाते हुए निकल सकती है, जिससे दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी इसके साथ में टकराए माइंस के साथ में, तो वो फट सकता है। यदि आपको यह सारी चीजें देखनी है ना, एक फिल्म है बॉलीवुड में जो बहुत बेहतरीन लगती है पनडुब्बी को समझने के लिए, गाजी अटैक नाम से एक फिल्म है, जिसमें सबमरीन के जो भी फीचर मैंने आपको बताए हैं वो आप बेहतरीन तरीके से फील कर सकते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, माइंस कैसे होती है, सोनार कैसे काम करता है, साउंड का क्या महत्व होता है, कितनी गहराई तक नीचे जा सकती है, सारी बातें उस फिल्म में। बॉलीवुड से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो इतनी अच्छी फिल्म एक सबमरीन को समझाने के लिए बना देगा। एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप उसे देखेंगे ना तो आपको सबमरीन की काबिलियत समझ में आ जाएंगे और वेला के प्रति आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हो गई वेला की बातें। अब सवाल करता है कि वेला की पहुंच जो है वो चीन और पाकिस्तान को कैसे परेशान करेगी। सबसे पहली जानकारी तो यह है क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो है वो पहले से ही भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? असल मायने में इनका प्रयास हर बार यह रहा है कि कैसे ना करके भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। इसी क्रम में चीन ने ग्वादार पोर्ट पर सीपैक के निर्माण के लिए पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया। अब ये जो ग्वादार पोर्ट है, चाइना ने यह सोचा कि हम यहां पहुंच करके भारत को काउंटर कर देंगे, क्योंकि भारत का गल्फ ऑफ कच्छ और भारत की गल्फ ऑफ खंबात, बोले इसको काउंटर कर देंगे। यहां पर भारत का बहुत सारा मतलब मशीनरी सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है, बड़े बड़े पोर्ट, हमारे मुंद्रा जैसे पोर्ट यहां पर है, तो बोले यहां काउंटर करेंगे। यही कारण है, आपको याद हो तो चाइना जो है यहां पर कई बार अपने एडवांस वारशिप जो है ना वो इस ग्वादार पोर्ट पर भेजता रहता है। भारत ने इसे काउंटर करने के लिए ग्वादार के जस्ट बगल में यहां पर चाबहार पोर्ट ईरान में अपना बनाया हुआ है। ऐसे ही इसे काउंटर करने के लिए यहां पर दक्म पोर्ट ओमान में भारत ने बना लिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने के लिए एक और पाकिस्तान में ग्वादार, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चिट्टागोंग, म्यांमार के अंदर सितवे जैसे पोर्ट बनाकर के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल माला जो है वो हमारे पास मोतियों की माला की तरह हमारी चारों तरफ एक गठबंधन, मतलब एक तरह से समझिए कि पहरेदारी करता है। भारत ने उसी का तोड़ निकालते हुए इसे नेकलेस ऑफ डायमंड पहनाया और नेकलेस ऑफ डायमंड में इसके जस्ट बाहर यहां पर हमने चाबहार पोर्ट का निर्माण, इधर की तरफ दक्म पोर्ट का निर्माण, यहां पर सेशेल्स आइलैंड में अजम्पशन आइलैंड का निर्माण, इसी प्रकार से अंडमान निकोबार आइलैंड का निर्माण, इधर की तरफ इंडोनेशिया के अंदर पोर्ट का निर्माण करते हुए हमने इसे चारों तरफ से घेरा है। आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान इसी अरब सागर में चीन की प्रेजेंस की वजह से हाल ही में एक अमन नामक एक्सरसाइज भी किया था। हालांकि 110 देशों को इनविटेशन भेजा था, जिनमें से 103 ने मना कर दिया था। ऐसी जगह पर पाकिस्तान का प्रयास होता है कि चीन को साथ लेकर वो भारत को घेरे, लेकिन भारत अब दुनिया को यह एहसास दिलाता जा रहा है कि हम ऑन पेपर बातें नहीं करते, हम रियलिटी में बातें करते हैं। रियलिटी की बातों के लिए चाबहार, दक्म, अजम्पशन आइलैंड और यहां पर सबांग इंडोनेशिया। अब देखो इंडिया ने दो चीजें प्रूव कर दी हैं, क्या कि हम यहां पर सबांग पोर्ट पर बैठे हुए हैं इंडोनेशिया के साथ, दक्म पर बैठे हुए हैं ओमान के साथ। इसका मतलब यह हुआ हमने दोनों ही जगह अपनी सबमरीन पहुंचाकर दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया है कि हम केवल कहते नहीं हैं, हम पहुंचाते भी हैं। भारत ने पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अपनी सबमरीन भेजी है 75 साल के अंदर। ठीक इसी प्रकार से 75 साल में पहली बार ओमान में अपनी सबमरीन भेजी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कि इंडिया अब अपने देशों के साथ, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप को खुलकर प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने सिंगापुर का चांगी जो बेस है उस पर भी अपना टाई अप कर रखा है। ऐसे ही वियतनाम के अंदर भारत का टाई अप है, जापान में भारत का टाई अप है और मंगोलिया में भारत का टाई अप है। यानी अगर इनर सर्कल के माध्यम से चीन भारत को घेरता है तो आउटर सर्कल के माध्यम से भारत चीन को घेरने की रणनीति बनाता है। इसे ही हम नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी कहते हैं और भारत आए दिन अब इसके प्रमाण देता जा रहा है। ओमान हमारे प्रति क्या भावना रखता है, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो आइए मैं बताता हूं।
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से जो अरब सागर का मार्ग है वो ओमान के तट से होकर ही गुजरता है। ओमान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बहुत करीब है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के करीब होने के कारण इसकी स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर इसकी स्थिति को हम समझें तो भारत ने इसी की स्थिति को समझते हुए वर्ष 2018 के अंदर भारत ने ओमान के दख्म पोर्ट पर अपना एक्सेस प्राप्त किया था। यानी वर्ष 2018 में ही भारत को ओमान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ओमान यात्रा हुई थी तो उस समय हमें इस जगह की एंट्री मिली थी और हमने यहां पर अपने लिए इनसे कहा था कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे और यह हमारे लिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच काफी अच्छी रिश्तेदारी या फिर मित्रता की प्रदर्शन होगी। ओमान दौरे के अंदर ही हमने 8 समझौते यहां पर जाकर किए थे। तो पोर्ट ऑफ जो दख्म है इस पर हम लोगों को सैन्य प्रदर्शन इस्तेमाल करने की भी इजाजत 2018 में मिल गई थी। यानी एक प्रकार से ओमान में भारत की जो सैन्य प्रेजेंस है यह 2018 से देखी गई है। इतना ही नहीं, भारत दख्म के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना रहा है जो कि भारत और ओमान का एक जॉइंट वेंचर है। इसकी वजह से भारत यहां पर 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भी यहां पर कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी दख्म पोर्ट पर बनाकर रखना चाहता है। आपको याद हो यूएई भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के जो टैंकर हैं वो बनाकर रखना चाहता है। इसी प्रकार से दख्म भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पोर्ट पर हम अपने द्वारा एक हमलावर पनडुब्बी और 2 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी तैनात कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझकर चलिए कि हमने इस बार जो दख्म के ऊपर जो समझौता किया है वो मिलिट्री पर्पज से, डिफेंस पर्पज से भी किया है और उस पर्पज में हमने अपने द्वारा सबमरीन और फाइटर जेट तैनात करने की ओमान के साथ टाई अप किया है। साथ साथ हम यहां पर निगाह रखने वाले विमानों की भी तैनाती कर सकते हैं। यह हमने ऑलरेडी इनके साथ समझौता किया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि चीन को अगर यह लगता है कि वो भारत को काउंटर कर सकता है या भारत को घेर सकता है तो भारत उससे एक कदम आगे अपने अभ्यास में लगातार चल रहा है। क्या भारत और ओमान की मित्रता नई है? जी नहीं। भारत और ओमान मिलकर के अपने सैन्य अभ्यास अल नगाह के नाम से एक सैन्य अभ्यास करते हैं। इतना ही नहीं, भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास भी किया जाता है और भारत की नौसेना जो है ना इसके साथ नासीम अल बहा के नाम से इनके साथ में एक वो अभ्यास और करती है जो कि नौसेना का अभ्यास है। यानी हमारा ओमान के साथ में सैन्य अभ्यास जो है वो अल नगाह के नाम से होता है, हमारा वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के नाम से होता है और नासीम अल बहा के नाम से हमारा इनके साथ में नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है। आजकल तो सुर्खियां यह भी हैं कि भारत ने हाल ही में जो यूएई के साथ संबंध स्थापित किए हैं जिसमें अगले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन तक ट्रेड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली है। हमने हाल ही में एफटीए यानी सीएपीए साइन किया है यूएई के साथ में। ओमान की निगाह भी कुछ ऐसी ही है और वो ये मानते हैं कि भारत के साथ मिलकर क्यों ना हम पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। और ये खबर जो है ये मतलब 2022 के मध्य की है जिसमें ये चीज जानकारी के रूप में निकल कर आती है कि ओमान भारत के साथ यूएई के तर्ज पर बहुत अच्छे व्यवहारिक और व्यापारिक रिश्ते रखना चाहता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ओमान में हमारी जो प्रेजेंस है इसका महत्व समझ में आया होगा, वैल्यू समझ में आई होगी कि भारत ने कितना बड़ा कीर्तिमान यहां पहुंचकर किया है। एक प्रश्न है अभ्यास से संबंधित, एनडीए के अंदर पूछा जा चुका है। वर्ष 2020 में नसीम अल बहार हम किसके साथ बाइलेटरल एक्सरसाइज करते हैं? प्रश्न जो है हमने आपको थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिखाया है। नसीम अल बहार जो है वो भारत किसके साथ एक्सरसाइज करता है? ओमान के साथ। ये हमने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। ज्योग्राफी की लोकेशंस यदि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं तो मैपिंग की हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जिसका लिंक इस समय आपकी मतलब स्क्रीन पर चल रहा है। कमेंट बॉक्स में हमने अपना एप्लीकेशन पिन कर दिया है जहां पर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस जर्नल अवेयरनेस बैच के अंदर चल रही हैं। जर्नल अवेयरनेस बैच में हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन फिलहाल चल रहा है उसमें हम साथ साथ मैपिंग भी लेकर चल रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह बैच वर्थ बाइंग है। मात्र 1999 में आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर?
कंटेंट क्लास पूरी होने के बाद अभी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। साथियों, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, पेड क्लास भी ऑफ रहेगी और ये वाली यूट्यूब क्लास भी ऑफ रहेगी। लेकिन आपको आरएनए के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस काट काट कर हम डालते रहेंगे ताकि आपका कंटिन्यूएशन में रिवीजन होता रहे। ठीक है, बाकी आप में से कोई भी साथी अगर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा जो हमने आपसे कहा ना स्टैटिक जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप में से कोई साथी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको साल भर के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे बहुत एनालिसिस के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कहां पर उपलब्ध है तो लिंक एप्लीकेशन का हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसके अंदर पेड कोर्सेज के अंदर आप पहुंचे, यहां पर प्रॉपर आपको पीडीएफ भी कंटेंट की मिलेगी, बढ़िया डिजिटल बोर्ड से होती हुई हमारी क्लासेस भी मिलेंगी, और कुछ नहीं तो जिन्होंने क्लास ले ली है उनसे फीडबैक ले लो, बाकी फिर खुद से डिसाइड कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट हैं कि लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, पीडीएफ मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। क्लास लाइव जो निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, शाम 8:30 बजे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है साहब, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक।